हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज का हमारा यह वीडियो 69th बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार की लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण की सिनॉप्सिस नोट्स को यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। आज का यह वीडियो बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से संबंधित होगा, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसे मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यह हेल्पफुल भी साबित हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसी स्थिति में एक एक दिन आपका जो है, एक एक मिनट आपके टाइम टेबल का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो भी महत्वपूर्ण सेक्शन है जहाँ से सवाल आने की पॉसिबिलिटी है, हमारे द्वारा उन महत्वपूर्ण सेक्शन को ही टारगेट किया जा रहा है और उसे यूट्यूब चैनल पर नोट्स के रूप में डिस्कस किया जा रहा है। तो आइए बिहार की इकोनॉमिक सर्वे 2022 की महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग यहां पर देखते हैं। इसे बिंदुवार हम लोग चर्चा करेंगे और साथ साथ इसे आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। देखिए, अगर बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण को देखा जाए, एक सबसे पहले सूचना है कि इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप @academics4CSE को ज्वाइन कर लें। वहां पर बिहार बजट का पीडीएफ पहले ही ग्रुप में भेजा जा चुका है। बिहार की इकोनॉमिक सर्वे का भी पीडीएफ 1-2 दिनों के अंतर्गत आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है @academics4CSE। आइए बिहार की इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। अगर बिहार की इकोनॉमिक सर्वे 22-23 को देखा जाए तो यह कुल 17वां इकोनॉमिक सर्वे है। पहली बार बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 का पेश किया गया था। ठीक है, यह कुल 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है, जिसे 27 फरवरी 2023 ईस्वी को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा पेश किया गया था। वित्त मंत्री बिहार के कौन हैं, या जिन्होंने बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया, वे हैं विजय कुमार चौधरी। ठीक है, इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 14 अध्याय हैं। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगर इसके प्रमुख फैक्ट्स को हम लोग देखें तो 2021-22 में, जो कि 22-23 का आर्थिक सर्वेक्षण है, तो डेटा ज़्यादातर होंगे वो 21-22 से संबंधित होंगे। ठीक है, तो 21-22 की आर्थिक सर्वेक्षण में चर्चा की गई है कि GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि जो हुई है वह 10.98% है। यानी कि 2021-22 में GSDP में वृद्धि कितनी रही है, 10.98%, यानी कि लगभग 11%। और यह जो डेटा है वह देश में कुल तीसरा स्थान है बिहार का। पहला नंबर पर है आंध्र प्रदेश 11.43% के साथ पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे राजस्थान है 11.04% के साथ दूसरे नंबर पर राजस्थान, और तीसरे नंबर पे 10.98% के साथ बिहार है। तो इसे आप लोग याद रखिए, GSDP में वृद्धि हुई है 10.9% और पूरे देश में ऊपर से तीसरा स्थान है। पहले और दूसरे पे क्रमशः आंध्र प्रदेश और राजस्थान स्थित हैं। अगर GSDP को देखा जाए तो GSDP को अगर देखें तो वर्तमान मूल्य पर GSDP 675.45 हजार करोड़ है। GSDP वर्तमान मूल्य पर 675.45 हजार करोड़ और स्थिर मूल्य पर GSDP 428.06 हजार करोड़ है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। GSDP वर्तमान मूल्य पर 675 हजार करोड़ और स्थिर मूल्य पर 428 हजार करोड़। ठीक है, अब आइए NSDP को अगर देखा जाए तो NSDP वर्तमान मूल्य पर 614.43 हजार करोड़ और स्थिर मूल्य पर 382.27 हजार करोड़ है। ठीक है, प्रति व्यक्ति GSDP अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति GSDP वर्तमान मूल्य पर 54,383 रुपया है और स्थिर मूल्य पर 34,465 रुपया है प्रति व्यक्ति GSDP। और अगर प्रति व्यक्ति NSDP देखा जाए तो प्रति व्यक्ति NSDP जो है वह वर्तमान मूल्य पर 49,470 और स्थिर मूल्य पर 30,779 रुपये हैं। ये सारे डेटा महत्वपूर्ण है। डेटा तो आपको याद करना ही पड़ेगा। डेटा कोई समझने की चीज नहीं है, वैसे चीज जो आपको याद करना पड़े उसे आप नोट्स लिखिए, या फिर मैं जो पीडीएफ भेज देता हूं उसे प्रिंट आउट करवाइए और उसको पूरी तरह रट जाइए। जो चीजें समझने लायक है उसे बार बार देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन कुछ फैक्चुअल डेटा जो होते हैं उसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो NSDP वर्तमान मूल्य पर 49,500 रुपये और स्थिर मूल्य पर लगभग 30,780 रुपये है। ठीक है,
एनएसडीपी जो है वह राष्ट्रीय औसत का 33.7% है। ये एक बार बीपीएससी में पूछा भी गया है कि कितना है, तो 1/3 वहां पर ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो आप लगभग 1/3 याद रखें, 33.7%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, और ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली हिस्सा और वृद्धि दर। जब आप देखेंगे कि प्राइमरी क्षेत्र जो है, प्राथमिक क्षेत्र जहाँ पर कृषि और उससे संबद्ध गतिविधियाँ आती हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो बिहार की कुल जीडीपी में, बिहार की कुल इकोनॉमी में प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सा है, बिहार की कुल इकोनॉमी में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 21.2% है। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा, द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है 18.1% और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है 60.7%। यानी कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 21.2%, द्वितीय क्षेत्र का योगदान 18.1% और तृतीय क्षेत्र का योगदान जहां पर सेवा संबंधी गतिविधियां आती है वह है 60.7%। ये महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ बार बार लिख दे रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, यह हो गया हिस्सा। अगर वृद्धि दर देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि दर रहा है 9.6%, प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि दर रहा है। द्वितीय क्षेत्र का वृद्धि दर 3.8% और तृतीय क्षेत्र का वृद्धि दर रहा है 13.3%। तो आप याद रखेंगे 9.6, 3.8 और 13.3%। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक का हिस्सा और वृद्धि दर को हमने देख लिया। अगर स्टेटमेंट में वहां पर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके लिए आप याद रखें कि प्राथमिक क्षेत्र का वृद्धि दर और द्वितीय क्षेत्र का वृद्धि दर भारत की तुलना में अधिक है। ठीक है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वह भारत की तुलना में कम है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र इन दोनों में वृद्धि दर भारत की तुलना में अधिक, किसमें? प्राथमिक और तृतीयक में। यानी कि प्राथमिक का क्षेत्र वृद्धि दर क्या रहा है 9.6 और इससे कम रहा है भारत का, भारत से अधिक हो गया बिहार का। तृतीयक है 13.3, तो 13.3 से कम रहा है भारत का, भारत से अधिक है बिहार का। ठीक है, तो प्राथमिक और तृतीयक में भारत से अधिक है, लेकिन द्वितीय क्षेत्रक में देखा जाए तो इसकी वृद्धि दर है वह भारत की तुलना में कम है। तो स्टेटमेंट में अगर प्रश्न पूछेगा तो ये स्टेटमेंट वहां पर पूछ सकता है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अब आइए पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम को यहां पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय को बाद में देखेंगे। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला जो है, हाँ, प्रति व्यक्ति आय, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला। अगर प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला देखें तो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाले कम से कम आप 3 डिस्ट्रिक्ट को याद रखें। चूंकि अब देखिए पहले जो था वो फैक्चुअल प्रश्न आता था तो केवल एक को याद रखते थे तो काम हो जाता था, लेकिन अब जैसे आप जनगणना वगैरह को भी देखेंगे तो कम से कम टॉप 3 कंट्री डिस्ट्रिक्ट को आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला है तो इसमें टॉप 3 के अंतर्गत पहले नंबर पर जो आएगा वह है पटना, दूसरे नंबर पे बेगूसराय, तीसरे नंबर पे मुंगेर। अगर पटना में देखा जाए प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम जो है वह 1.15 लाख यानी कि 1,15,000 रुपया पटना में प्रति व्यक्ति आय है। बेगूसराय में 45,497 रुपया और मुंगेर में 42,793 रुपया। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी ज्यादा है। पटना, बेगूसराय और मुंगेर, ये तीनों को आप लोग याद रखिएगा। अब न्यूनतम देखा जाए, अगर न्यूनतम प्रति व्यक्ति में हम लोग चर्चा करें तो न्यूनतम में शिवहर आएगा, सबसे कम है शिवहर में न्यूनतम है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है अररिया और तीसरे नंबर पर है सीतामढ़ी। शिवहर में न्यूनतम की स्थिति ये है कि पटना से 7 गुना कम है। देखिए टॉप सबसे फर्स्ट यानी कि टॉप और बॉटम के बीच कितना गैप है, आप इस बात को यहाँ से समझिए। बिहार में कितनी असमानता विद्यमान है पटना और अन्य डिस्ट्रिक्ट की तुलना में। पटना जो है प्रति व्यक्ति आय की तुलना में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले की तुलना में 7 गुना अधिक है। ठीक है, तो न्यूनतम में देखा जाए तो सबसे न्यूनतम है शिवहर, उसके बाद है अररिया और उसके बाद है सीतामढ़ी। ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट हैं और ये बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आगे आइए कुछ चीज़ों की यहाँ पर खपत हमें देखनी है, जैसे पेट्रोल का खपत। पेट्रोल में सबसे ज़्यादा जो खपत करने वाले ज़िले हैं वह है
पहला नंबर पर पटना और दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर, यानी कि इन दो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पेट्रोल खपत होती है। न्यूनतम में बांका और लखीसराय। डीजल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डीजल भी यहाँ पटना में और दूसरे नंबर पर शेखपुरा, न्यूनतम में शिवहर और मधुबनी। रसोई गैस में अगर सर्वाधिक देखा जाए तो पटना और दूसरे नंबर पर बेगूसराय, न्यूनतम में अररिया एवं किशनगंज। यानी कि अगर पेट्रोल को देखा जाए या डीजल को देखा जाए या रसोई गैस को देखा जाए, तीनों में जो सर्वाधिक खपत वाला जिला है वह कौन सा जिला है? सर्वाधिक खपत वाला जिला पटना। दूसरे नंबर पे अलग अलग हैं, लेकिन पहला नंबर पर चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या रसोई गैस हो, कौन है पहले नंबर पर? पटना। ठीक है, तो सर्वाधिक और न्यूनतम को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। राज्य का कुल व्यय 2021-22 में 1.93 लाख करोड़ रहा है। इनमें राजस्व व्यय 1.59 लाख करोड़ और पूंजीगत व्यय 0.34 लाख करोड़ रहा है। तो इस डेटा को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आइए राजकोषीय प्रदर्शन, फिस्कल परफॉर्मेंस। ठीक है, राजकोषीय प्रदर्शन अभी हमने बताया कुल व्यय कितना रहा है? 1.93 लाख करोड़। तो कुल व्यय रहा है 1.93 लाख करोड़। अगर इसमें राजस्व हमने बताया 1.59 लाख करोड़ और पूंजीगत लगभग 33,903 करोड़ रुपया रहा है। ठीक है, राजस्व प्राप्ति जो हुई थी वह 1,58,000 करोड़ और पूंजीगत प्राप्ति 40,000 करोड़ रहा है। राजकोषीय घाटा अगर देखा जाए, ये डेटा महत्वपूर्ण है, BBI, इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। पिछली बार ये पूछा गया था डिजिट में। परसेंट तो आप याद रखिए ही, लेकिन परसेंट के साथ साथ आप डिजिट वाला भी याद रखें। जैसे राजकोषीय घाटा बिहार का GSDP का 3.8% रहा है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, और इसे अगर डिजिट आंकड़ों में देखा जाए तो 25,551 करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा रहा है। राजस्व घाटा 442 करोड़ रुपया और प्राथमिक घाटा 11,719 करोड़ रुपया। ठीक है, अगर GSDP का परसेंट के रूप में देखा जाए तो राजकोषीय घाटा GSDP का 3.8%, राजस्व घाटा GSDP का 0.1% और प्राथमिक घाटा GSDP का 1.7% रहा है। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए अगले पॉइंट की ओर। राज्य सरकार का कुल उधार अगर देखा जाए, कुल उधार राज्य सरकार का कितना रहा है? तो 40,445 करोड़ रुपया राज्य सरकार पर कुल उधार है। ठीक है, स्टाम्प व निबंधन शुल्कों से राजस्व संग्रहण, स्टाम्प व निबंधन शुल्कों से सबसे ज्यादा जो राजस्व संग्रहण हुआ है वह पहले नंबर पर पटना, दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर और तीसरे नंबर पर मोतिहारी है। और अगर न्यूनतम में देखा जाए तो न्यूनतम में सबसे कम शिवहर, उसके बाद अरवल और तीसरे नंबर पर शेखपुरा। यानी कि स्टाम्प व निबंधन शुल्क से सबसे ज्यादा राजस्व संग्रह पटना, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में, और सबसे कम राजस्व संग्रह शिवहर, अरवल और शेखपुरा में हुआ है। तो यह डेटा भी यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जैविक कॉरिडोर से लाभान्वित जिले कितने हैं, यानी कि जैविक कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है गंगा नदी के किनारे, ठीक है, तो वह कितने जिलों में विस्तृत है? तो जैविक कॉरिडोर कुल बिहार के 13 जिलों में विस्तृत है। ठीक है, समेकित बागवानी विकास मिशन बिहार के 23 जिलों में और मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना बिहार के 15 जिलों में चलाया जा रहा है। तो इसे आप लोग याद कर लें, जैविक कॉरिडोर 13 जिले, समेकित बाल विकास परियोजना 23 जिले और मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना 15 जिले में। ठीक है, कुल खाद्यान्न उत्पादन अगर देखा जाए तो बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 184.9 लाख टन, यानी कि लगभग 185 लाख टन जो है वह कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। वहीं फसल उत्पादन अगर देखा जाए तो लगभग 50 लाख टन बिहार में फसल उत्पादन हुआ है। 50 लाख टन, यानी डेटा में 49.87 है, तो आप लगभग 50 लाख टन याद करिए। यानी कि कुल खाद्यान्न उत्पादन 185 लाख टन और कुल फल उत्पादन 50 लाख टन बिहार में हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण की नवीनतम डेटा के अनुसार। ठीक है, अब आइए बिहार में फसल सघनता। अगर बिहार में फसल सघनता को देखा जाए तो 1.44 बिहार में फसल सघनता है। सर्वाधिक फसल सघनता बिहार में शिवहर जिले के अंतर्गत सर्वाधिक फसल सघनता, और न्यूनतम फसल सघनता देखा जाए तो बिहार के पूर्णिया जिले में। आप याद रखेंगे, बिहार का फसल सघनता 1.44, सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला शिवहर और न्यूनतम फसल सघनता वाला जिला कौन है? पूर्णिया। ठीक है, अब आइए औसत जोत का आकार।
बिहार में जो औसत जोत का आकार है वह 0.39 हेक्टेयर बिहार में औसत जोत का आकार है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि बिहार में कृषि जोत का स्थिति क्या है, कृषि जोत कितनी यहाँ पर विखंडित है कि औसत जोत का आकार 0.39 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से भी कम है। ठीक है, औसत जोत का आकार 0.39 हेक्टेयर। कुल जोत का 75% लघु एवं सीमांत और 1% से कम जो है वह बड़ी जोत है। यानी कि कुल जोत का 75% ऐसी है भूमि यहाँ पर जो लघु एवं सीमांत के अंतर्गत आएगी और सिर्फ बड़ी जोत के अंतर्गत कुल भूमि का सिर्फ 1% से भी कम आता है। तो यह महत्वपूर्ण है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सीमांत किसे कहा जाता है, लघु और बृहत किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इसे भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सीमांत जो होता है वह 1 हेक्टेयर से कम, सीमांत यानी कि सीमा बना हुआ है, सीमा जोड़ अंत, यानी कि एकदम सीमा पर हो। एकदम सीमा पर क्या होगा, 0 और 1 के बीच में ही होगा, एकदम सीमा पर। ठीक है, यानी कि 1 हेक्टेयर से कम है वह होगा सीमांत, और 1 हेक्टेयर से थोड़ा सा ऊपर बढ़े 1 और 2 हेक्टेयर के बीच वह होगा लघु, और 2 से 4 के बीच अर्ध मध्यम, 4 से 10 के बीच मध्यम, और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा वह बड़े जोत का आकार कहलाएगा। यानी कि अगर 10 हेक्टेयर से बड़ी प्लॉट है, 10 हेक्टेयर से बड़ी जमीन है, तो उसे कहेंगे कि बड़ी जोत वाली वह जमीन है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे यहाँ पर विभाजित किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आइए कुछ यहाँ पर उत्पादन से संबंधित चीज़ों को, डेटा को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर उत्पादन में देखा जाए तो लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में, बिहार कुल लीची उत्पादन का बिहार का 48% यानी कि लगभग आधा जो लीची का उत्पादन हुआ है वह मुजफ्फरपुर में हुआ है। मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन बिहार करता है, मशरूम फर्स्ट नंबर पे है। मशरूम उत्पादन में बिहार जो है वह पहले नंबर पर है, 28,000 टन मशरूम उत्पादन किया है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 के अंतर्गत। ठीक है, यूरिया की सर्वाधिक खपत वाला जिला पूर्णिया है और सर्वाधिक यूरिया नाइट्रोजन के रूप में खपत हुई है, और खपत करने वाला जिला सर्वाधिक यूरिया का पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जब बिहार के प्रमुख उद्योग को मैं डिस्कस कर रहा था, कि बिहार में रेशम के 3 प्रकार का उत्पादन बिहार में किया जाता है। कौन कौन 3 प्रकार हमने बताया था, वही एक बार फिर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी, इन 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन बिहार में किया जाता है, और इन 3 प्रकार के डिस्ट्रिक्ट को मैं पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर अंडी को देखा जाए तो बिहार के 2 जिले मुजफ्फरपुर और बेगूसराय, तसर को देखा जाए तो बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई में, और मलबरी रेशम को देखा जाए तो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब आइए आगे। संपूर्ण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात जो है वह, संपूर्ण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात लगभग 40% है, 40.1 है। तो अब 40% याद रखिए। ग्रामीण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8, चूंकि ग्रामीण बिहार में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो स्वाभाविक है कि वहाँ की जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात होगी वह अधिक होगी। तो ग्रामीण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% और शहरी बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात 64.6% है। निर्भरता अनुपात, निर्भरता अनुपात बिहार का, निर्भरता अनुपात जो बिहार का है वह 58.3% है। राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत क्या है निर्भरता अनुपात में, 44.3%, लेकिन निर्भरता अनुपात बिहार का 58.3% है। अगर ये स्टेट में देखा जाए तो सर्वाधिक अगर देखा जाए तो बिहार में आता है, और न्यूनतम निर्भरता अनुपात वह तेलंगाना में 34.8%। निर्भरता अनुपात कहने का मतलब हो गया कि जो आबादी जॉब करती है उस पर निर्भर रहने वाले पॉपुलेशन कितना है। तो यहां पर स्वाभाविक है कि ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे कि अगर एक किसी फैमिली में 5 लोग रह रहे हैं तो 1 लोग वहां पर अर्न करते हैं, 1 लोग जॉब करते हैं, और 4 लोग ऐसे होते हैं जो उन पर अपनी जीविका चलाने के लिए निर्भर होते हैं। इसे कहते हैं निर्भरता अनुपात। ठीक है, तो देश में सबसे ज्यादा निर्भरता अनुपात बिहार में है और सबसे कम निर्भरता अनुपात तेलंगाना में है। ठीक है, अब है श्रम शक्ति सहभागिता दर। देखिए, श्रम शक्ति सहभागिता दर बिहार में 42.2% है। अगर मेल का देखा जाए तो 72.2% और फीमेल को देखा जाए तो 10.9% है। भारत में सबसे कम यहाँ पर श्रम शक्ति सहभागिता दर देखने को मिलता है, 42.2%। अब आइए कुछ और तथ्यों को हम लोग डिस्कस करते हैं। वर्ष 21-22 के दौरान
देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार में सर्वाधिक वृद्धि बिहार में देखने को मिली है। यह महत्वपूर्ण। और कितनी वृद्धि हुई है? 20.4%, बहुत मायने रखता है। देश में सबसे ज़्यादा परिवहन, भंडारण व संचार में वृद्धि बिहार में हुई है और वो भी 20.4% वृद्धि हुई है। ठीक है। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का स्थान कुल देश भर में देखा जाए तो बिहार का 15वां स्थान है और सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना कहाँ पर होते हैं? तमिलनाडु में होते हैं। अब आइए पथ घनत्व, यह महत्वपूर्ण है। पथ घनत्व के मामले में बिहार जो है वह तीसरा नंबर पर है और बिहार में पथ घनत्व 3167 किलोमीटर है। पहले नंबर पर है केरला और दूसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पर अपना बिहार आता है 3167 किलोमीटर के साथ। ठीक है। अब आइए एनएच का घनत्व अगर देखा जाए तो एनएच का घनत्व 63.1 किलोमीटर एनएच का घनत्व है। पंजाब और हरियाणा के बाद सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वह बिहार में मिलता है। पंजाब और हरियाणा के बाद सबसे ज़्यादा एनएच का घनत्व, लेकिन न्यूनतम अगर घनत्व देखेंगे तो वह आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। एनएच की पूरी लंबाई बिहार में देखिएगा तो एनएच की जो पूरी लंबाई है बिहार में वह 5977 किलोमीटर एनएच की पूरी बिहार में लंबाई है। 2021-22 में बिहार में एनएच सिर्फ 519 किलोमीटर बना है और इस दौरान सबसे ज़्यादा जो एनएच में वृद्धि हुई है, सबसे ज़्यादा एनएच का निर्माण किया गया वह महाराष्ट्र में एनएच का सबसे ज़्यादा निर्माण किया गया 2021-22 के दौरान और इस दौरान बिहार में 519 किलोमीटर का किया गया और बिहार में कुल एनएच जो है 5977 किलोमीटर है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। अब बिहार के अंतर्गत अगर एनएच को देखा जाए तो बिहार में एनएच की सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वह ऑब्वियस बिहार की राजधानी पटना है, तो सबसे ज़्यादा एनएच बिहार में पटना में आता है। पटना जिले के अंतर्गत 506 किलोमीटर एनएच की लंबाई है और न्यूनतम लंबाई एनएच की जो सबसे कम लंबाई देखने को मिलती है वह शिवहर में सिर्फ 22 किलोमीटर एनएच की लंबाई है। ठीक है। अब एसएच स्टेट हाईवे को देखा जाए तो स्टेट हाईवे बिहार में 3638 किलोमीटर है। एसएच में सर्वाधिक घनत्व केरला को देखने को मिलता है और बिहार में स्टेट हाईवे की लंबाई कितनी है? 3638 किलोमीटर। ठीक है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? तो बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 ईस्वी में की गई। छपरा में देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। यह डेटा महत्वपूर्ण है। ठीक है। पटना में जल्दी में जेपी पथ का शिलान्यास किया गया। तो जेपी पथ की लंबाई अगर देखा जाए तो 20.5 किलोमीटर पटना में जेपी पथ की लंबाई है। ठीक है। बिहार में 98.7% ग्राम पंचायत जो हैं वह भारत नेट के तहत आच्छादित हैं। अगर बिहार में दूरभाष घनत्व को देखा जाए तो बिहार में 50.6% दूरभाष घनत्व है और इंटरनेट घनत्व यानी कि जो इंटरनेट अवेलेबल है लोगों के पास वह बिहार की 31% पॉपुलेशन है। अब आगे अगर देखें तो बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बिहार वन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। बिहार वन पोर्टल आप लोग याद रखेंगे बिहार आईटी विभाग के द्वारा। प्रति व्यक्ति बिजली खपत, ये भी डेटा यहाँ महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रति व्यक्ति बिजली खपत अगर बिहार में देखा जाए तो 329 किलोवाट आवर बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत है। सबसे ज़्यादा बिहार में बिजली की खपत एक नंबर पे पटना, दूसरे नंबर पे गया और तीसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर है। यानी कि सबसे ज़्यादा बिजली की खपत बिहार में पटना, गया और मुजफ्फरपुर टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट और न्यूनतम अगर खपत देखा जाए तो शिवहर, अरवल और शेखपुरा ये बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट हैं बिजली खपत की दृष्टिकोण से। ठीक है। खपत में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वह पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान खपत में सबसे ज़्यादा वृद्धि लखीसराय में हुई है और सबसे कमी जो आई है वह औरंगाबाद में देखने को मिला है। यानी कि खपत में सबसे ज़्यादा वृद्धि लखीसराय में और सर्वाधिक कमी जो आई है वह औरंगाबाद में। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग जो बिजली की चरम मांग है वह वर्तमान समय में पिछले प्रीवियस सेशन के अकॉर्डिंग चरम मांग जो बिजली की थी वह 6475 मेगावाट थी, लेकिन आपूर्ति की गई है 6627 मेगावाट। आप देखेंगे कि बिहार में जो बिजली की स्थिति है वह सरप्लस है।
सरप्लस बिहार में बिजली की स्थिति है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि देखिए बिहार में क्या अनुमान है, इसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बिहार में 24-25 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 13,625 मेगावाट बिहार में इसका उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, बिहार में 21-22 में बिजली उत्पादन क्षमता 7,785 मेगावाट थी बिजली उत्पादन क्षमता, जिसमें कोयले से 5,383 मेगावाट, जल से 808 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा से 1614 मेगावाट का उत्पादन किया गया। और अनुमान लगाया गया है कि 24-25 तक बिहार में 13,626 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो पाएगी। तो यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देखते हैं, और इसे हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं अभी स्थापित हैं, बताइए। पिछले बार हमने डिस्कस किया कि बिहार में अभी 13 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित हैं, जिसकी कुल क्षमता 54.3 मेगावाट है। इसे आप लोग याद रखेंगे। बिहार की इकोनॉमिक सर्वे में जीविका की चर्चा की गई है। तो जीविका की जो शुरुआत है वह 2007 में की गई थी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। वर्तमान समय में जीविका ने अपने 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए जीविका से संबंधित सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मनरेगा के तहत सृजित रोजगार में बिहार में महिलाओं का हिस्सा कितना रहा है, यानी अगर बिहार में 100 रोजगारों का सृजन किया गया तो उसमें महिलाओं की भागीदारी जो है वह 53.4%, आधा से अधिक महिलाओं की भागीदारी रही है, जो कि काफ़ी अच्छा संकेत है। ठीक है, बिहार में शहरीकरण, देखिए शहरीकरण की जो बिहार में स्थिति है वह जनगणना की तुलना में काफ़ी बदल चुकी है। पिछले वर्ष की इकोनॉमिक सर्वे अगर आपको याद होगा तो पिछले वर्ष इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था कि बिहार में शहरीकरण 15.3% है, लेकिन इस बार की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार में शहरीकरण 16.2% है, लेकिन जनगणना में 11.3% दिया हुआ था। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण 11.3% था। और पिछले वर्ष की इकोनॉमिक सर्वे पिछले वर्ष की इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बिहार में शहरीकरण 15.3% था, लेकिन इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे जारी की गई है उसके अनुसार बिहार का शहरीकरण 16.2% है। तो यह डेटा महत्वपूर्ण है। अगर सर्वाधिक शहरीकरण देखा जाए तो पटना में 44.3% शहरीकरण है, मुंगेर में 28.3% और नालंदा में 26.2% शहरीकरण है। इसे आप ऐसे भी याद रखिए कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 25% से ज़्यादा शहरीकरण वाले जिले हैं ये। ठीक है, 25% से ज़्यादा शहरीकरण वाले कितने जिले हैं? 3। कौन कौन? पटना, मुंगेर और नालंदा। न्यूनतम अगर शहरीकरण देखा जाए तो मधुबनी, बांका एवं सीतामढ़ी, ये 3 न्यूनतम शहरीकरण वाले जिले हैं। मधुबनी में 3.6% शहरीकरण है, बांका में 4.4 और सीतामढ़ी में 5.9%। यानी कि ये सर्वाधिक पटना, मुंगेर और नालंदा, और न्यूनतम शहरीकरण वाले जिले मधुबनी, बांका एवं सीतामढ़ी है। ठीक है, अब आगे आइए। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत जल उपलब्ध का लक्ष्य 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के 142 शहरों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण किया जाएगा। बिहार का ऋण जमा अनुपात, देखिए बिहार का जो ऋण जमा अनुपात है वह 44.2% बिहार का ऋण जमा अनुपात है। ठीक है, निजी बैंक में देखा जाए तो 87.2% है। 3 जिले का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जिनमें पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है। राष्ट्रीय औसत कितना है भाई? तो राष्ट्रीय औसत 72.1% है। और ये 3 जिले जो हैं पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, इन 3 जिलों का जो ऋण जमा अनुपात है वह राष्ट्रीय औसत से भी यानी कि 72.1% से अधिक है। और न्यूनतम ऋण जमा अनुपात वाला बिहार का जिला कौन सा है? मुंगेर। 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण कम है। बिहार का ऋण जमा अनुपात 44.2%, बिहार में सर्वाधिक पूर्णिया, अररिया और किशनगंज, और न्यूनतम मुंगेर में। अब आइए जीवन संभाव्यता दर, यानी कि बिहार में प्रति व्यक्ति जीवित रहने की जो उम्र है वह 69.5% बिहार में प्रति औसत माना जाएगा इसे, औसत उम्र जो है। ठीक है, औसत उम्र बिहार में जीवित रहने की 69.5%। मेल में अगर देखा जाए तो 69.7 वर्ष, इसे परसेंट में नहीं वर्ष में कहा जाएगा। औसत उम्र 69.5, मेल में 69.7 और फीमेल में 69.2 ईयर। ठीक है, बिहार में मातृ मृत्यु दर 118 है, जबकि राष्ट्रीय औसत देखा जाए तो यह कितना है? 97, यानी कि राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ज़्यादा बिहार में मातृ मृत्यु दर है। ठीक है, अब आइए
औसत वर्षा, यह इकोनॉमिक सर्वे का लास्ट चैप्टर है, वर्षा पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है। बिहार में औसत वर्षा 22-23 में जो हुई है वह औसत वर्षा 1414 mm हुई है। ऐसे बिहार में सामान्य तौर पर देखा जाए तो औसत वर्षा 1012 mm होती है, लेकिन पिछले इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 1414 mm बिहार में वर्षा हुई है। सर्वाधिक वर्षा पश्चिम चंपारण में हुई है, दूसरे नंबर पर किशनगंज में हुई है, और न्यूनतम वर्षा देखा जाए तो बिहार के अरवल जिले में न्यूनतम वर्षा हुई है, ठीक है। अगला है महावीर जैव विविधता पार्क। महावीर जैव विविधता पार्क बिहार के जमुई जिले में स्थित है। वन्य जीव अभयारण्य 13 है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य बिहार में कैमूर है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ठिगनापन, दुबलापन और हल्कापन, ये सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम ध्यान में रखना आपको, सर्वाधिक और न्यूनतम डिस्ट्रिक्ट। जैसे ठिगनापन, ठिगनापन का मतलब होता है कि उम्र के अनुसार कम लंबाई वाला, जिसे हम लोग कहते हैं बौनापन, यानी कि उम्र के अनुसार वह व्यक्ति लंबा नहीं है, कोई भी मेल फीमेल हो सकती है, मेल फीमेल हो सकते हैं। तो ठिगनापन यानी कि उम्र के अनुसार कम लंबाई। अगर ठिगनापन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीतामढ़ी में और सबसे कम गोपालगंज में। अगर दुबलापन यानी कि कम वजन, दुबला पतला कोई व्यक्ति होगा तो स्वाभाविक है वह कम वजनदार होगा, कम वजन वाला होगा। तो दुबलापन सर्वाधिक अरवल में और मिनिमम वेस्ट चंपारण में। हल्कापन यानी कि अंडर वेट वाला जो होगा वह मैक्सिमम आबादी, अंडर वेट वाली जो मैक्सिमम आबादी है वह अरवल में, और मिनिमम जो आबादी देखने को मिलती है वह गोपालगंज जिले के अंतर्गत। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। ठिगनापन, सबसे ज्यादा ठिगनापन वाला पॉपुलेशन सीतामढ़ी में, सबसे कम गोपालगंज में। दुबलापन वाली सबसे ज्यादा आबादी जो है वह अरवल में और सबसे कम वेस्ट चंपारण में। और हल्कापन वाली सर्वाधिक आबादी अरवल में और सबसे कम जो है वह है गोपालगंज में। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित कई महत्वपूर्ण हमने फैक्ट्स को देखा है, जहां से बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और इसी पैटर्न पर बीपीएससी हर बार प्रीलिम्स परीक्षा में प्रश्न पूछते रही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि 69 बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में यह वीडियो, हमारा आज का जो सेशन हुआ है वो आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के लिंक को अवश्य शेयर करें ताकि अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे इस चैनल से जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।